आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास पेशकश चुनावी समर। चुनाव का माहौल है और इस समय हम ग्राउंड जीरो लेवल पर उतर कर चुनाव की कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी और आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, बाकी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। और गोरखपुर में मैं अगर आपको बता दूं तो छठे चरण में जो है गोरखपुर में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली सीट है गोरखपुर शहर विधानसभा। इसलिए हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब उनके सामने आ गई हैं धाकड़ युवा नेत्री जो कि हैं चेतना पांडे, कांग्रेस से हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी चुनाव के लिए क्या है उनकी तैयारी और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरेंगी। तो चेतना जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ उतर चुकी हैं आप चुनाव में, क्या लगता है, क्या तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है और पिछले कई सालों से, मैं कहूँ कि 1.5 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक सफ़र है। काम किया है समाज में, चाहे वो छात्र राजनीति का दौर हो, चाहे फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार काम किया है, काम ही करना है और बिल्कुल तैयार हूँ। मुख्यमंत्री लड़ रहे हो, कोई भी लड़ रहे हो, ये विषय नहीं है। डेमोक्रेसी है, कोई लड़ सकता है किसी से। हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, ये चुनाव भी अच्छा लड़ेंगे। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगी गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से? एक मेरा बड़ा पुराना गीत है, सुगम पंथ पर जाऊं तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन, मैं भी चुप हो जाऊं तो क्रांतिनाद फूकेगा कौन। और उसकी पंक्तियां हैं कि उनकी तिर्यक दृष्टि लिखूं तो विनत भाव से पाप मिलेगा, यदि रानी पर गीत लिखूं तो श्रमहारी का साप मिलेगा। और एक और बंद है कि बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है, कुछ बातें गिद्धों की भी हैं, बात बोटियों की करनी है, रीति ग्रंथ बन जाऊं तो जन की पीर लिखेगा कौन। तो सारा ताना बाना वही है, ये जन की पीर लिखने का मामला है। आम आदमी की जो समस्या है, आम आदमी की जो पीड़ा है, उसी के लिए लिखती भी हूँ और उसी के लिए राजनीति कर रही हूँ। राजनीति में आपका इतिहास बहुत लंबा रहा है। मैंने सुना है कि 2005 में आपने एबीवीपी से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और उपाध्यक्ष जीती भी थी, उपाध्यक्ष के तौर पर आप उतरी भी थी। तो एबीवीपी और संघ यानी बीजेपी को वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये रातों रात परिवर्तन कैसे आ गया? रातों रातों का परिवर्तन नहीं है ये। देखिए, राजनीतिक यात्रा जो मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद वाले चुनाव के पहले, और पूरा शहर जानता है कि वो चुनाव उन लोगों ने जबरन काउंटिंग करा के मुझे वो चुनाव हरवा दिया, मामूली अंतर से, लेकिन वोटों में धांधली हुई थी। सब लोग जानते हैं, मीडिया जानता है, उस समय के पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है। दूसरा जब चुनाव हुआ तो चूँकि अच्छा पैनल बने, अन्य भी पदाधिकारी होते हैं अन्य पदों के लिए, तो अच्छा पैनल बने और विद्यार्थी परिषद के लोगों को मालूम था कि सारी कहानी सबको मालूम है, तो इसका जीतना तय है, इसलिए अच्छा है कि दे दिया जाए, एक सीट निकल जाएगी और साथ साथ इस इमेज के साथ, इन चीज़ों के साथ बाकी सीटों को भी लाभ पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और इसका लाभ उनके दूसरे पदों पर भी लोगों को हुआ। तो मतलब आप कहेंगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है कि जो परिस्थिति हुई इस चुनाव के पहले उसके बाद की परिस्थिति हुई, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि चूंकि मैंने विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा है और आप किसी संगठन से अगर जुड़े हुए हों तो आपको उस संगठन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मैंने उस निष्ठा को पूरी तरीके से निभाया भी। लंबे समय तक उस संगठन ने जैसा निर्देशित किया मैंने वैसा काम किया, लेकिन वहाँ एक तो उनकी कार्य पद्धति नहीं ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि प्रतिभाओं की उपेक्षा होती है। आप कुछ मठों को पकड़ लें और उससे आगे बढ़ जाए। जनता के बीच जो जाता है, आम आदमी के जो बीच जाता है, जो सेवा का भाव रखता है, उसके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए न तो संगठन में किसी पद की स्थिति बन पाई, न कभी चुनाव लड़ने की स्थिति बन पाई। और बाद में जो ये नए टाइप की राजनीति शुरू हुई, अटल जी का जो दौर था, सुषमा स्वराज जी का दौर था, उस दौर में हम चीज़ों से सहमत असहमत हो सकते थे,
लेकिन व्यक्तित्व के मामले प्रधानमंत्री ने तो जवाहरलाल नेहरू वाला दौर दिखाया सदन में। में कौन सा जवाहरलाल नेहरू वाला दौर। प्रधानमंत्री जी को अपनी कमियां दिखानी नहीं होती है तो बाबा आदम के ज़माने की कहानियां लेके आएंगे और वो भी झूठी कहानियां लेके आएंगे। सच्ची कहानियां लेके आते हैं तो उनको समझ में आता था कि ये लोकतंत्र की जो 70 साल की यात्रा है, जिन चीज़ों को वो बेच रहे हैं, जो कुछ वो लोग कर रहे हैं, वो सब कांग्रेस का किया हुआ है, वो सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ। उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आटा पोत के भंडारी नहीं बने हैं वो। तो वो नेहरू को क्या आईना दिखाएंगे, नेहरू के बारे में क्या कहेंगे वो। और कहना भी हो किसी के बारे में तो कहने का एक सलीका होता है, तरीका होता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को शब्दों की और भाषा की मर्यादा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अच्छा, भाषा का आप बोल रही हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी। हिजाब मामला अभी सामने आया था कर्नाटक में। प्रियंका गांधी जी ने साफ कहा कि लड़कियों को जो भी पहनने का मन हो वो पहन सकती है, उनके पास अधिकार है, उनके पास राइट है इस चीज़ का, मानती हूँ राइट है। लेकिन स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए अगर आप बिकनी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो। बिकनी शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। कभी कभी दो सेंटेंस एक में जुड़ जाते हैं और भ्रम पैदा होता है। वो कह रही थी कि बिकनी पहने या हिजाब पहने, बिकनी शब्द हम लोग के लिए शोभनीय नहीं है, लेकिन एक समाज होता है, फिल्म इंडस्ट्री है, तमाम जगह हैं जहाँ लोग पहनती हैं, और संवैधानिक वेश तो है नहीं। मेरे सहमत होने न होने से, मैं अगर मांसाहारी नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मांस खाना बुरी बात है। जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए ठीक है, मेरे लिए बिकनी अशोभनीय हो सकती है, लेकिन जो लोग पहनते हैं उनके लिए ठीक है। तो मैं उस पर टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ। हाँ, कॉलेज में पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, स्कूल में पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये एक भिन्न विषय है। लेकिन पत्रकार बंधु हमारे कभी कभी बैस्ट होते हैं, दो वाक्यों में को एक वाक्य में जोड़ के बनाना उनको आता है, और इसीलिए सारा कौन कहेगा कि बिकनी पहन के आना चाहिए स्कूल में। क्या ये व्यावहारिक बात है? ये तो कॉन्टेक्स्ट तो यही था ना, कॉन्टेक्स्ट लड़ाई हो रही थी। ये कोई लेमैन भी नहीं कहेगा कि किसी को स्कूल में बिकनी पहन के आना चाहिए। तो वो तो प्रियंका गांधी हैं, कैसे कह सकती हैं आप बताइए। नहीं, लेकिन बात तो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी ना। बात स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हो रही, तो ये भी कहीं संवैधानिक नहीं है कि कोई लड़की अगर जा रही हो हिजाब पहन के तो आप गमछा लगा के हु करें। ये अधिकार किसने दिया? कोई घूंघट ओढ़ के जा रहा है, कोई सलवार कमीज पहन के जा रहा है, जीन्स पहन के जा रहा है, हिजाब लगा के जा रहा है, किसका राइट है ये? अच्छा, क्या करने का अधिकार है किसी को? क्या लगता है 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरणों के बाकी हैं, क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट से जीतेगी कांग्रेस पार्टी? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बाकी मैं स्पष्ट बात करती हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हम बहुत अच्छा करेंगे और सरकार बनाने की स्थिति बनेगी। कितनी सीटें पाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है, ईश्वर जाने, जनता जाने। लेकिन हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, क्या लगता है इस पर? अब ये भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा। जनता अगर बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध ले, जनता को अगर कोरोना की दुर्दशा न दिखी हो, जनता को अगर महंगाई न दिख रही हो, जनता को महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार न दिख रहे हों, विभिन्न जातियों को लेके और लिंचिंग सारी जो सी कुछ घटना घटी है समाज में, अगर वो सारी चीज़ों से जनता बेखबर है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। लेकिन अगर इस जनता के ऊपर वो गुजरा है और जनता उस चीज़ को महसूस कर, तमाम हमारे व्यापारी बंधु हैं, त्रस्त है, हालत खराब है, कैसे दुकानदारी की जाए, संविदा कर्मी परेशान, सरकारी नौकरी वाला परेशान, बेरोजगार परेशान, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाला छात्र परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, सब परेशान। तो वोट कौन देगा? क्यों देगा? किस लिए देगा? अच्छा, युवा नेत्री हैं आप, शहर की लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी? शहर की लड़कियां अपना एग्जाम्पल खुद सेट करेंगी। शहर की लड़कियां समर्थ हैं। हर व्यक्ति का अपना एक वजूद होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर लड़की का अपना एक तौर तरीका होता है जीने का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी भूमिका में रहिए उस भूमिका के साथ न्याय करिए, मर्यादा में रहते हुए। सभी के लिए मर्यादा, ऐसा नहीं कि मर्यादा केवल लड़कियों के लिए, सभी को अपनी सीमाओं में, मर्यादाओं में रहते हुए, सामाजिक ताने बाने का ध्यान रखते हुए और देश समाज के बारे में सोचते हुए अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए और एक अच्छे समाज के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल चेतना जी, यूपी में काबा यूपी में बवंडर बा बाबा कहते हैं यूपी में बुलडोजर बा। बेशक बुलडोजर बा, और बिरादरी देख के बुलडोजर चलता है।
जगह देख के चलता है। बुलडोजर तो बटले बा, हम मानत है, लेकिन वो बुलडोजरो बास्ट बा, वो गलत जगह देख के मुड़ जाला। ई बा यूपी में सांड बा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगी दर्शकों को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं व्यक्तिगत अपनी प्रत्याशिता की बात करूँ, चेतना पांडे की बात करूँ, तो चेतना पांडे महज चेतना पांडे नहीं है, बल्कि वो एक सामान्य परिवार, एक मध्यवर्गीय परिवार, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का प्रतिनिधित्व है। और चेतना पांडे के साथ राजनीति की उस परंपरा की शुरुआत हो रही है जब सामान्य परिवार के लड़के लड़कियां आगे बढ़ के राजनीति कर सकते हैं। एक 10-20 साल, 25 साल, 30 साल से ये परंपरा चल रही है कि नेता मतलब 100 फॉर्चूनर का रेला, नेता मतलब बहुत सारा रुपया का खर्च, नेता मतलब वो जो लोगों को शराब पिलाता है, नेता मतलब वो जो लोगों को लालच देता है। लेकिन पहली बार वो परंपरा शुरू हो रही है कि एक मिडिल क्लास के किसी व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पार्टी, हालांकि हमारे यहाँ ऐसे तमाम उदाहरण है मेरे दल में, जब उसने कमज़ोर पृष्ठभूमि से उभरे हुए लोगों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसके उदाहरण है, बहुत सारे लोग इसके उदाहरण है कि कमज़ोर पृष्ठभूमि से उभरे लोगों को इस दल ने महत्व दिया, लेकिन बाकी दलों की हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं ये मानती हूँ कि मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ये थी चेतना पांडे, जिन्होंने बताया कि ये चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है और इस बार हो सकता है कि इतिहास जो है वो ना बदले। जो लोग कह रहे हैं कि इतिहास बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उनका ये कहना है कि वो ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन हाँ वो ऐसा बोल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है इस चुनाव में बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।